नमल क्लब के लाउंज में रोशनी मध्यम थी। बार काउंटर के साथ नौशरवान ऊंचे स्टूल पर बैठा था और मुसलसल दोनों हाथों से मोबाइल के बटन दबा रहा था। शेरीन बारीक हील से जलती करीब आई और साथ वाले स्टूल पर बैठे रुख उसकी तरफ मोड़ा। उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाया। शेरू ने चौंक कर आंखें उठाई। उसे देखकर उनमें खौफ की धार आई। आप इधर? खैरियत? खुश्क रवि से कहता दोबारा बटन दबाने लगा। शेरी ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर काउंटर पर डाला। 3 दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठाते क्यों नहीं हो? नरूठेपन से गोया हुई। शेरू ने बेजारी से शाने उचकाए। मुझसे क्या काम आन पड़ा आपको? हर वक्त मुझसे खफा क्यों रहते हो? देखो हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। आओ अब मूड ठीक करो, कार्ड्स खेलते हैं। उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। वो ज़्यादा देर बेजारी बरकरार न रख सका और साथ खिंचा चला आया। चंद मिनट बाद वो दोनों एक मेज़ के गिर्द बैठे पत्ते खेल रहे थे। तुम हार रहे हो शेरू? नहीं, अभी देखिएगा। उसकी मुकम्मल तवज्जो कार्ड्स पे थी। अपने पत्ते देखकर ये सोच रहा था कि अब कौन सा फेंके कि मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी G41 मिल सकती है। एकदम चौंक कर शेरी को देखा। वो भी पत्तों को देखते हुए सरसरी अंदाज में पूछ रही थी। क्या? वो ज़ाहिर नासमझी दिखाई। शेरी ने उसकी आंखों में देखा। इतने डंग मत बनो। तुम्हारी G41 गुलाब गन जो पिछली बर्थडे पे तुम्हें हाशिम ने गिफ्ट की थी, मेरे सामने तो तुमने तोहफा खोला था। मुझे दे सकते हो चंद दिन के लिए, कुछ दोस्तों में शो ऑफ करना है। शेरू ने पत्ते मेज़ पे डाल दिए। तनदेही से उसे देखा। तो ये सारा मीठा अंदाज इसलिए था और मैं समझा आपको वाकई मेरा ख्याल है। ख्याल है तो दोस्त समझकर एक गन मांग रही हूँ। तुम्हें देनी है तो दो वरना मत दो। गुस्सा क्यों हो रहे हो? नौशेरवान के हलक में कांटे उगाए। मेरे पास G41 नहीं थी, 45 थी। मॉडल तो ठीक से याद रखा करें। सर झटकर इधर उधर देखा। हथेलियाँ नम थीं और रंगत बदल रही थी। शेरीन कार्ड्स रखकर आगे हुई और बकौल उसकी आंखों में झाँका। रियली? मुझे तो G41 याद पड़ती थी। तो फिर आप अपनी यादाश्त का इलाज करवाएं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई गन नहीं है। सुना आपने? भड़क कर कहते वो उठा। पेशानी भी तर हो रही थी और आंखों में बेचैनी थी। शेरी ने गर्दन उठाकर दिलचस्पी से उसे देखा। ठीक है, मुझे गलत याद होगा। एक गन ही तो है, उसमें इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? वो मेज़ पे दोनों हाथ रखकर झुका और सुर्ख आंखों से उसे घूरा। आइंदा मेरे रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है। जाएं, फारिस के आगे पीछे फिरें। जैसे तो मैं जानता ही नहीं। शेरीन की ज़रा रंगत बदली। बेइख्तियार इधर उधर देखा। वो अब सीधा होकर मुड़ गया और बाहर की तरफ जा रहा था, मगर शेरीन को अपना जवाब मिल गया था। वो रात कसरे कारदार और मुल्लिका एनेक्सी पे उतरी तो सितंबर की गर्म और हर सदा फिजा से पुर थी। नौशरवान अपने बेड पे बेचैनी से करवट बदल रहा था। जहन में हाशिम की बातें गूंज रही थी। मेरे पास शहरीन से बड़े मसाइल हैं इस वक्त। तुमने जो कहा वो बहुत है। मज़ीद उस पर बात मत करो, कुछ नहीं मालूम होगा उसे। अलबत्ता एक अजीब सी परेशानी उसके वजूद से लिपटी थी। क्या ये मसला कभी ख़त्म नहीं होगा? साथी यूसुफ का आसेब उसका पीछा कब छोड़ेगा? इस कमरे से दूर हटो तो एनेक्सी की तकरीबन तमाम बत्तियाँ बुझी थीं। फारिस सो रहा था जब जुमर एहतियात से कमरे से निकल आई। तहखाने में आकर दरवाज़ा लॉक किया। दरवाज़ा साउंड प्रूफ था और फिर जल्दी से फर्श पे बैठी हन्ना तक आई। कैसे चार्ज किया पेन? लैपटॉप से। उसमें 2 वीडियोस हैं। एक जज साहब की है, मैंने अभी वही शुरू की है। देखिए। वो वीडियोस देखने के बाद दोनों ने उफ झुरझुरी ली। फिर हन्ना ने दूसरी वीडियो खोली। अब वो दोनों फर्श पे बैठी थी और सामने स्क्रीन को चेहरा झुकाए गौर से देख रही थी। मंजर खुला और एक राहदारी सी नजर आई। ऑफिस के बाहर का मंजर। टेबल के पीछे मौजूद सेक्रेटरी। डेस्क कैलेंडर पे वाजिया लिखी तारीख 21 मई। खबर और एक साथ गार्ड कैमरे के आगे पीछे थपथपाकर चेक कर रहे थे। एक मोबाइल चाबियाँ निकालकर सेक्रेटरी की टोकरी में रखा। साथी की आवाज़ पस मंजर से आई। हुनैन के आबरू उठे। भाई ने कोट के फ्रंट पॉकेट में डाला हुआ है पेन, और ये हाशिम का ऑफिस है। वो उसकी तलाशी ले रहे हैं। फिर ओके के सिग्नल के बाद कैमरा आगे बढ़ता गया। सुमर की आंखों में ताज्जुब उभरा। वो
डिक्टेटर से चेक कर रहे थे तो पेन क्यों नहीं पकड़ा गया। मामू के उस कौन आर्टिस्ट दोस्त ने बताया तो था ये पेन नहीं पकड़ा जाता। खबर असला या वायर ढूंढ रहा था। उसे लगा होगा कि ये आम पेन है। वो हाशिम का मेहमान था। खबर उसका कोट नहीं उतरवा सकता था। दोनों की नज़रें अब स्क्रीन पर ठहर गई थी। अंदर ऑफिस में तीनों कारदार थे। खबर था साथ ही नेकलेस मेज पे रख रहा था। तहखाने में लगी घड़ी की टिक टिक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। साथ ही कत्ल अमद के बारे में इस्लाम के दोनों मज़ाहिब का नुक्ता नज़र बता रहा था। घड़ी का पेंडुलम मुसलसल झूल रहा था दाएं बाएं। वो सादी को 30 करोड़ दे रहा था। जवाब में सादी ने उसके भाई की कीमत 60 करोड़ लगाई थी। कोने में छोटे से बाथरूम की टूटी से पानी टप टप बह रहा था। हाशिम अब साथी को जज को ब्लैकमेल करने वाला किस्सा सुना रहा था। फाइल दिखा रहा था। तहखाने में पंखे की आवाज़ से दीवार पे लगे कागज़ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। हाशिम अब हुनैन के इम्तहानी मरकज़ वाले वकील साहब को कॉल करके कह रहा था कि वो हुनैन का केस दोबारा खुलवा सकते हैं। पंखे की गड़गड़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब सादी बाहर सेक्रेटरी के डेस्क के साथ नौशरवान को कह रहा था कि मर्द बने, और फिर लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हुए दिखाई दिए और स्क्रीन तारीख हो गई। इस वक्त इस दुनिया में, इस शहर में, इस घर में और कोई आवाज़ नहीं थी। सांस लेने की भी नहीं, दिल धड़कने की भी नहीं। कहते हैं जब फरिश्ते रूह निकालते हैं तो आवाज़ तक नहीं आती, मगर क्या कभी तुमने शैतान को रूह निकालते देखा है? उसकी भी आवाज़ नहीं आती। कारदार्स ने किया है ये सब। हुनैन किसी ख्वाब की सी कैफियत में बोली थी। भाई को भी उन्होंने ही शूट करवाया था। भाई उन्हीं के पास है। जुमर फर्श से उठकर खड़ी हुई। उसने हुनैन को नहीं देखा, बस नंगे पैरों से जीने चढ़ने लगी। तहखाने का दरवाज़ा खोला। लाउंज खामोश पड़ा था। वो कदम कदम उठाती सीढ़ियों तक आई। ऊपर चेहरा उठाकर देखा। सब धुंधला था। अंधेरे और रोशनी के फ्लैश से चमक रहे थे। कभी मंजर साफ होता, कभी अंधेरा छा जाता। उसको गर्म गर्म आंसू अपने गालों पे गिरते महसूस हो रहे थे। रेलिंग पे हाथ रखे उसने ऊपर चढ़ना चाहा। कदम वजनी थे, दिल भारी था और सांस सांस उखड़ती थी। चौथे सीने पे वो रुकी, दोहरे होकर चंद गहरी सांस लिए। पानी से लदी आंखें झुकीं, फिर कदम उठाए। सर चकरा रहा था। अंधेरा, रोशनी, फिर अंधेरा, धुआं ही धुआं था। वो ऊपरी सीढ़ी पे घुटनों के बल गिर सी गई। हाथ रेलिंग से फिसलता नीचे आ गिरा। चेहरा झुकाए तेज तेज सांस लेते वो दोहरी होती जा रही थी। आंखों से गर्म गर्म पानी रवानी से निकल रहा था, मगर ऐसा लगता था वो सब किसी और के साथ हो रहा है, किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह। दोनों हाथ फर्श पे रखे वो दोहरी हुई, फूट फूट कर रोने लगी। घटी घटी सिसकियों गूंजने लगी, मगर उनकी आवाज़ नहीं आती थी। सांस बेतरतीब था, उसकी भी आवाज़ नहीं आती थी। दिल लगता था किसी ने कद छुरी से 4 टुकड़ों में काट दिया है। अंदर से खून बल बल निकलने लगा हो और ऊपर से आंसू गिर रहे हों। उसकी भी आवाज़ नहीं आती थी। उसने गीले चेहरे और उखड़ते सांस के साथ खड़े होने की कोशिश की। पैरों में जान नहीं थी। बदिक्कत वो खड़ी हुई, दीवार का सहारा लिया। उसको वाकई सांस नहीं आ रहा था। दीवार पे हाथ रखे उसने दरवाज़ा धकेला। अंदर मध्यम नाइट बल्ब जल रहा था। वो काउच पे सो रहा था। वो आज ऑफिस से थका हुआ आया था, इसलिए बेखबर सो रहा था। बेखबरी भी नेमत थी। वो नेमत जुमर यूसुफ से छीन चुकी थी। दरवाजे से सर लगाए वो वहीं चौखट में बैठी गई। अंदर एसी की ठंड थी। उसे यकदम सख्त सर्दी लगने लगी। होंठ नीले पड़ने लगे। सांस डूबता जा रहा था। पहली दफ़ा हाशिम के जहन में गूंजते फिक्रों, फारिस की बेगुनाही, शादी, इन सब से हटकर पहली दफ़ा जुमर को एहसास हुआ कि उसे दफतन सांस नहीं आ रहा। वो कैफियत सिर्फ जज्बाती नहीं थी, वो जिस्मानी थी। उसे अस्थमा अटैक हो रहा था। उसने खांसने की कोशिश की, ना हुआ। ना हवा अंदर जाती थी, ना बाहर आती थी। उसके नाखून सफ़ेद पड़ रहे थे। मंजर अंधेरे में डूबता, कभी वापस रोशन होता। नीम जान आंखों में बेचैनी बेबसी। इसलिए उसने सोफे पे फारिस को देखा। उसे मालूम था कि वो वीडियो देखने से पहले या इन 3 माह में अगर किसी को वो इस तकलीफ़ में आवाज़ दे सकती थी तो वो वही था। मगर अब खोया हुआ हक कोई कैसे वापस लाए? फारिस, उसने मध्यम सरगोशी में पुकारा। आंखों से आंसू बराबर गिर रहे थे। दिल पे मुट्ठी रखे वो शदीद तकलीफ़ में खांसने की कोशिश कर रही थी। वो थका हुआ था और वाकई नींद में था।
उसने आवाज़ नहीं सुनी। जुमर बमुश्किल उठी, चंद कदम खुद को घसीटा, सोफे के आगे रखी मेज़ को कोने से पकड़े शदीद तकलीफ में बैठी। वहीं फर्श पे फारिस, आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ होंठ हिले। उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने बेजान होते हाथ से फारिस की आंखों से रखा बाजू हिलाया। फारिस उठो। आवाज़ अब भी न निकल पाई, मगर फारिस ने एक झटके से अपना बाजू हटाया और एकदम उठते ही दूसरा हाथ तकिए तले रखी पिस्तौल तक गया, मगर फिर वो रुक गया। जुमर ख्वाबीदा आंखों में ताज्जुब भरे वो उठा और फिर कोई एहसास तमानियत था जो जुमर का मंजर फिर से धुंधलाने लगा। नढाल, मुमकिन ज़दा, अगले मनाजिर उसको टूट टूट कर नजर आए थे। अंधेरे के दरमियान चंद रोशन क्लिप्स। वो परेशानी से उसका चेहरा थपथपाते हुए उसे कुछ कह रहा था। फिर उसने देखा वो रोशन बाथरूम के सिंक में खड़ी थी और आईने में उसे नजर आ रहा था कि वो टूटी से उसका मुंह धुला रहा है। अब भी वो उसे पुकार रहा था। अंधेरा, फिर रोशनी। उसने देखा वो बेड पे लेटी थी, तकियों के सहारे। सर की जगह ऊंची थी। सर्दी के बायस उसने लिहाफ गर्दन तक तान रखा था। पंखा, एसी सब बंद था और वो उसको इनहेलर दे रहा था। जुमर ने निढाल सी होकर सर बेड के ग्राउंड से टिका दिया। आंखें बंद करके चंद गहरी सांस ली। ऑक्सीजन बहाल हो चुकी थी। उसकी रंगत बेहतर हो रही थी। आंखें खोली, वो साथ एक घुटना मोड़े बेड पे बैठा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। बिलाखिर उसे आवाज़ आने लगी। क्या वो कह रहा है, आप अपने अस्थमा के लिए इनहेलर क्यों नहीं रखती साथ? आपको अंदाज़ा है अगर आपा के मेडिसिन कैबिनेट में इनहेलर ना होता तो क्या होता? उसने गीली आंखों से उसे देखा। उसे लगा वो उसे पहली दफ़ा देख रही है। पूरी आस्तीन की टी शर्ट, ट्राउज़र, छोटे कट्टे बाल और हल्की बड़ी शेव। आंखों में छाया तफक्कर। जुमर बेड ग्राउंड से सर टिकाए उसे देखती रही। वो बीज जहरीले थे। फारिस नासमझी से ज़रा आगे को हुआ। क्या चीज़? कई साल पहले जब ये शहर इस्लामाबाद गैर आबाद था और हम सदा गरीब लोग थे, उसके चेहरे को तकती वो कह रही थी, तो हमने एक गलती की। हमने गलत दोस्त बनाए फारिस। हमने ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती की। इस वक्त वो हमें बेज़र्रा लगते थे। अमीर थे मगर अच्छे थे, खुश इखलाक थे। हमें लगा वो हमारे जैसे ही हैं, हमारा भला चाहते हैं। आंखों से रगड़ते आंसुओं में तेज़ी आके वो गौर से उसे देखता, उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। हमारी हुकूमत, हम अपना शहर आबाद करना चाहते थे। हमारे अमीर दोस्त ने कहा वो हमारी मदद करेगा। हमने उस पर भरोसा किया। नहीं करना चाहिए था फारिस, हमने क्यों उन पर भरोसा किया? बेचारगी से पूछते वो फिर से रोने लगी। आप बेकार बातें मत सोचें, आराम से सो जाएं। अब आपका सांस ठीक है। वो नरमी से उसकी तवज्जो हटा रहा था, मगर उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसी तरह रोते कहती रही, तुम्हें पता है ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने हमें बेच दिए। और फिर ऊपर इशारा किया। ऊपर हेलीकॉप्टर से वो बीज पूरे शहर में गिराए गए। उनसे दरख्त निकले, ऊंचे मजबूत तनावर दरख्त। और फारिस हमारी दोस्ती की अलामत थे, मगर वो बीज जहरीले थे। उन्होंने इस शहर को तबाह कर दिया। इन दरख्तों की जड़ें मीलों दूर तक फैली हैं और वो इस शहर का मीठा पानी पी गई। और उनके पत्ते अस्थमा लाहक करते हैं। इस दोस्ती ने हमसे हमारा सांस तक छीन लिया फारिस। हमने क्यों किया उन पे एतबार? वो फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। जुमर, गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी गलती नहीं है। वो दरख्त ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, बस हमारे माहौल को सूट नहीं किए, जैसे उनको खरगोश सूट नहीं किए थे। आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। जुमर ने नफ़ी में सर हिलाया। ये तकलीफ़ अब कभी नहीं जाएगी। जब वो दरख्त लगाए जा रहे थे तो किसी ने तो रोका होगा, कहा होगा कि उसकी बात सुनी जाए। हमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? हम इतने ज़िद्दी, इतने हट धर्म, इतने अंधे बहरे क्यों हो गए थे? हमने उसको क्यों नहीं सुना? उसको एक दफ़ा वजाहत का मौका क्यों नहीं दिया? जुमर, उसने गौर से जुमर की रोती आंखों में झांका। कि कुछ हुआ है? कोई और बात है या सिर्फ ये इस दमे की तकलीफ़ की वजह से है? जुमर ने बेकी आंखों से उसे देखा। ये तकलीफ़ छोटी नहीं है, ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है फारिस। मुट्ठी से दिल पे दस्तक दी। मुझे अंदर तक जलन हो रही है। उसने तशवीश से पूछा, पहले कभी हुआ है इतना दर्द? कभी नहीं हुआ, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी तकलीफ़ होगी फारिस। मैं किधर जाऊँ फारिस? उठे, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वो वाकई उठ रहा था। जुमर ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कहीं नहीं जाना। ज़िद मत करें। ज़िद? उसके दिल को आरी ने चीर कर रख दिया।
اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ٹیک چھوڑ کر لمبی لیٹ گئی۔ مجھے سونا ہے، کبھی نہیں اٹھنا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کھڑا چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ کھانے کے لیے لا دوں آپ کو؟ زہر دے سکتے ہو؟ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی۔ استغفر اللہ، کیوں مجھے دوبارہ جیل بھیجنا چاہتی ہیں؟ اور فارس قاضی تو ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، اب بھی کہہ کر جھکا ہو اس کا تکیہ ٹھیک کرنے لگا۔ زمر نے آنکھیں کھولی، ان میں ایسا دل کٹنے والا احساس تھا کہ الفاظ کو روک نہ پائی۔ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ وہ جھک کر تکیہ درست کرتا رکا۔ قدرے تعجب سے اس کو دیکھا۔ مجھے آپ سے نفرت کیوں ہوگی؟ میں نے 4 سال پہلے تمہیں قید میں ڈالا تھا، آپ نے 7 سال پہلے مجھے قید میں ڈالا تھا، وہ ہلکا سا بولا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وقت چند لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا، اس کا سانس پھر سے تھم گیا، مگر اب یہ ذمہ دار دمہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو ایک دفعہ پھر بہنے لگے۔ وہ سیدھا ہو گیا، نظریں چرا کر اس کو سونے کی تائید کرنے لگا۔ زمر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ واپس صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے تہہ خانے میں بتی اور پنکھا ہنوز چل رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک، ٹوٹی کی ٹک ٹک سب سنائی دے رہی تھی۔ حنین اسی طرح بے سود لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روئی تھی، بس بھویں بھیجے بیٹھی رہی، بیٹھی رہی، بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم اٹھی، تیزی سے اوپر آئی۔ گھر خاموش اور ساکن تھا۔ وہ کچن میں آئی، اسٹینڈ سے پھل کاٹنے والا چاقو اٹھایا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر سبززار رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا۔ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، شاید 12 یا 1 بجے تھے۔ وہ تیز قدموں سے گھاس پہ چلتی آگے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پتھریلا تھا اور آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے۔ وہ کھڑی کتنی ہی دیر اس کے سر کو دیکھتی رہی، پھر کنارے پہ لگے درخت تک آئی، اس درخت کے قدموں میں بیٹھی اور زور زور سے اس کے تنے پہ چاقو مارنے لگی، ضرب در ضرب، نفرت سے، غصے سے، شوق سے۔ حنین آواز پہ چونک کر گردن گھمائی۔ خاور موبائل پہ بات کرتا اس کی طرف آ رہا تھا، پھر فون رکھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فارس صاحب کو پتہ ہے کہ تم ادھر ہو، وہ خفا ہوں گے۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یہ درخت زہر لگنے لگا ہے، دل چاہتا ہے اسے ایک ہی ضرب لگا کر گرا دوں۔ میں یہی سوچ کر چھری لیے گھر سے نکلی تھی، مگر میں غلط تھی۔ ایک ٹکڑے میں ذبح کر دینے سے تو سارا مزہ ختم ہو جائے گا، کیوں نہ بار بار کاٹا جائے، 1000 ٹکڑوں میں۔ اف، ٹین ایجرز۔ خاور کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اسے سائلنٹ کیا۔ انگریزی فلمیں کم دیکھا کرو اور اب اندر جاؤ، فارس صاحب نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، جاؤ۔ تھینک یو۔ خاور رکی، الجھن سے شانے اچکائے۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکارا کروں؟ صرف نام سے پکارنا برا لگتا ہے، اور ریلیشن شپ ٹائٹل سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ کرنل خاور، تم مجھے کرنل خاور کہہ سکتی ہو۔ اوہ یس، آپ ایکس ملٹری ہیں نا؟ یاد آیا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا لگا آپ سے بات کر کے کرنل خاور، ہمیں اکثر بات کرنی چاہیے۔ وہ سر کو خم دیتا مڑ کر جانے لگا تو حنا نے پکارا، کرنل خاور، آپ کی فیملی ہے؟ خاور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میری والدہ، میری بیوی اور ذرا رکا، چہرے پہ مدھم سے مسکراہٹ آئی، میرا بیٹا۔ گڈ۔ عزیز سے مسکرائی۔ خاور کا فون پھر سے بجنے لگا۔ وہ مڑ گیا تو حنین بھی گھر کی طرف واپس چلی آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ مگر خشک تھیں۔